अच्छा, मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी आज। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का दूसरा दिन आज। गोपालगंज में रैली को संबोधित करके करेंगे चुनावी शंखनाद। म्यांमार में भूकंप से अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की मौत, 3400 लोग घायल। भारत ने बचाव दल और राहत सामग्री भेजी। गाजा संघर्ष विराम पर मिस्र और कतर के नए प्रस्ताव को हमास ने किया स्वीकार। प्रस्ताव के तहत हर सप्ताह 5 इजरायली बंधकों को करेगा रिहा। भारतीय नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत। महाराष्ट्र में मनाया जाएगा गुड़ी पड़वा। और आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के नागपुर का दौरा करेंगे। पीएम स्मृति मंदिर और दीक्षा भूमि भी जाएंगे। पीएम माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही पीएम सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की फैसिलिटी का दौरा करेंगे। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नागपुर का दौरा करेंगे। पीएम स्मृति मंदिर जाकर आरएसएस संस्थापक आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 9 संवत्सर हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्ष प्रतिपदा कार्यक्रम को देखते हुए पीएम का ये दौरा बेहद अहम है। 9 संवत्सर का आगमन, वर्ष प्रतिपदा का दिन, आरएसएस के आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्मदिन, प्रधानमंत्री का नागपुर आगमन, डॉक्टर हेडगेवार को पुष्पांजलि और राष्ट्र को कार्यांजलि। अभिव्यक्ति स्पष्ट है, राष्ट्रभक्ति का मंत्र तुम्हारा अब हम सबका व्रत है। कर्मवीर योगी है केशव, नमन तुम्हें शत शत है। प्रधानमंत्री नागपुर में दीक्षा भूमि भी जाएंगे। पीएम वहां बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 1956 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने यहीं अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। बाबा साहब का मध्यवर्ती स्तूप है, उस स्तूप में बाबा साहब के पवित्र अस्थि को वो पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद वो उस अस्थि कलश को एक प्रदक्षिणा करके तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति जो स्थापित है उस स्तूप में, उस मूर्ति को पुष्प अर्पित कर दीप और मोमबत्ती और अगरबत्ती प्रज्वलित करेंगे और बुद्ध वंदना लेंगे। प्रधानमंत्री नागपुर में ही माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखेंगे। ये माधव नेत्रालय आई इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का नया विस्तार भवन है। इस संस्थान की स्थापना गुरुजी श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर की स्मृति में की गई थी। विस्तार परियोजना में 250 बिस्तरों वाला अस्पताल, 14 ओपीडी और 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की स्थापना शामिल है। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, इसका हमें बेहद आनंद है और बहुत खुशी है। मैं मोदी जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा कि मेरे भारत की श्वास है तू, इस जन जन का विश्वास है तू, आने वाला एक सूरज नया, सारी धरती की आस है तू। मोदी जी की राज में पूरे वर्ल्ड में इंडिया को जाना जाता है। माधव नेत्रालय एक ऐसा नेत्रालय है जहां आंखें डोनेट की जाती हैं, जहां जिनके आंखों की रोशनी चली गई है उन्हें नई रोशनी दी जाती है। मोदी जी सिर्फ एक राजनेता नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता, और उन्होंने जो एक स्लोगन दिया था सबका साथ सबका विकास, वो इनके कार्यकाल में देखने को मिल रहा है। हम लोग प्रधानमंत्री जी को बहुत मानते हैं, उनका सहयोग और सपोर्ट हमें हमेशा रहता है। वो बच्चों के लिए बहुत कुछ काम करते हैं। प्रधानमंत्री नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की फैसिलिटी का दौरा भी करेंगे। पीएम मानव रहित वायु वाहनों के लिए नवनिर्मित 1250 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी का उद्घाटन करेंगे। पीएम इससे जुड़ी परीक्षण फैसिलिटी का भी शुभारंभ करेंगे। नागपुर से अश्विनी कुमार मिश्र और योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और विकास की राह पर सरपट दौड़ रहे छत्तीसगढ़ को विकास की और सौगात मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाएं राज्य को समर्पित करेंगे। इस दौरान वो एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम की यात्रा का वहां के लोग बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत, तेल और गैस, रेल, सड़क, शिक्षा व आवास क्षेत्रों से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वो हमको आज 33,000 करोड़ रुपए की सौगात देके जाने वाले हैं। विकास कार्यों की, विकास की एक नई दिशा देंगे, विकास की नई धारा बहाएंगे छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर शहर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गारंटी मोदी जी देते हैं वो गारंटी वो आने वाले 6 महीने में ही पूरा कर देते हैं। ये सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र हमारे लोगों के बीच है, जनता के बीच है। पीएम मोदी बुनियादी ढांचे के विकास और स्थायी आजीविका को बढ़ाने की प्रतिबद्धता कई बार जाहिर कर चुके हैं और इसी दिशा में छत्तीसगढ़ को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनटीपीसी की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना के तीसरे चरण की आधारशिला रखी जाएगी, जिसकी लागत 9,790 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिलों में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला भी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की 540 किलोमीटर लंबी विशाख रायपुर पाइपलाइन परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 2,210 करोड़ रुपए से अधिक होगी। प्रधानमंत्री 108 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 7 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और 2,690 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 111 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 3 रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे अभनपुर रायपुर खंड में मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। वे छत्तीसगढ़ में भारतीय रेलवे के नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं भीड़भाड़ को कम करेंगी और कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी। प्रधानमंत्री NH 930 के झलमला से शेरपार खंड और NH 43 के अंबिकापुर पत्थलगांव खंड को 2 लेन में अपग्रेड करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री NH 130D के कोंडागांव नारायणपुर खंड को 2 लेन में अपग्रेड करने की आधारशिला भी रखेंगे। सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार प्रधानमंत्री 2 प्रमुख शैक्षिक पहलों को समर्पित करेंगे, जिनमें राज्य के 29 जिलों में 130 PM श्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पीएम के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ की धरा पे हमारे महान पीएम मोदी जी आ रहे हैं। इससे पहले भी वो आए हैं, पर अभी का आना एक बहुत बड़ा सौगात छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। मोदी जी ने जिस प्रकार भारत देश को सबसे आगे किया है विश्व गुरु बनाने के लिए, उनके लिए भी उनको हम बधाई देना चाहते हैं। और आज भारत देश जहाँ पर उन्होंने लेके आया है, शायद ही कोई हमारे देश का नेता इतना हमारे देश को आगे बढ़ाया है। युवा वर्ग के रूप में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का क्रेज हम लोगों के मन में है, वो विशेष दिलचस्प बात है। प्रधानमंत्री जो है एक वैश्विक नेता है और भारत की छवि जो उन्होंने विश्व में बनाई है उसके हिसाब से जो है हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं उनके आशीर्वचन को सुनने के लिए। हम सभी युवा जो है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जाएंगे। ग्रामीण परिवारों के लिए आवास सुनिश्चित करने और उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश होगा। प्रधानमंत्री इस योजना के तहत कुछ लाभार्थियों को चाबियां सौंपेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी यहां 33,700 करोड़ रुपए की अधिक विद्युत, तेल, गैस, रेल, सड़क, शिक्षा एवं आवास क्षेत्रों में संबंधित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं में रेलवे लाइन का विस्तार, प्रमुख सड़कों का उन्नयन और एनटीपीसी की नई ऊर्जा परियोजनाओं, औद्योगिक विकास से जुड़े कई योजनाएं शामिल हैं। इनका उद्देश्य क्षेत्रीय विकास को गति देना और प्रदेश की आर्थिक गतिविधि को रफ्तार देना है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसे प्रसारित करेगा। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। अमित शाह आज पटना में 800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं गोपालगंज जिले में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अपने दौरे के दौरान अमित शाह NDA की एक अहम बैठक में भी हिस्सा लेंगे। बैठक में BJP, JDU, LJP, रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता भी शामिल होंगे। वहीं इससे पहले कल अमित शाह ने पटना के भाजपा कार्यालय में सांसद, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें चुनावी रणनीति, BJP स्थापना दिवस और अंबेडकर जयंती को लेकर निर्देश दिए गए। भाजपा 6 अप्रैल को स्थापना दिवस और 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाएगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के टेकमेटा नरसापुर के जंगल में शनिवार को पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 1 लाख रुपए के इनामी एक माओवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। मौके से हथियार समेत विस्फोटक पदार्थ भी बरामद किए। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम माओवादी विरोधी अभियान पर टेकमेटा नरसापुर की ओर निकली थी, तभी ये मुठभेड़ हुई। जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत DRG डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड बीजापुर और कोबरा 210 की संयुक्त टीम टेकमेटा नरसापुर की ओर निकली थी। इसी दौरान जंगल में घात लगाए नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला, जिसमें एक नक्सली ढेर हो गया। नरसापुर मुठभेड़ में मारे गए माओवादी की शिनाख्त जगरगुंडा एरिया कमेटी अंतर्गत नरसापुर RPC अध्यक्ष कन्ना झाड़ी के रूप में हुई। मुठभेड़ में मारे गए माओवादी पर हत्या का प्रयास, लूट, आगजनी, अपहरण के 7 मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुख्तार अंसारी गैंग के एक इनामी शूटर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। यूपी STF ने झारखंड पुलिस के साथ मिलकर जमशेदपुर में अपराधी अनुज कनौजिया को मार गिराया। STF और झारखंड पुलिस ने सूचना के आधार पर अनुज कनौजिया को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अपराधियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। इसके बाद दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई, जिसमें अनुज कनौजिया मारा गया। अनुज कनौजिया पर 2.5 लाख रुपए का इनाम था और इसके साथ ही कई और मामले भी उसके खिलाफ दर्ज थे। अब तक कुल 32 लाख रक्षा पेंशन भोगियों में से लगभग 31 लाख को सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श पर जोड़ा गया है और उनकी पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जा रही है। अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया स्पर्श डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रक्षा पेंशन के प्रबंधन के लिए एक व्यापक, पारदर्शी और कुशल समाधान प्रदान करना है। वहीं पूर्व सैनिक और उनके परिवार रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन के टोल फ्री नंबर 1800-180-5325 पर कॉल करके भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज का दिन बेहद खास और विशेष है, क्योंकि हम मना रहे हैं एक ऐसा पर्व जो नई शुरुआत, समृद्धि और खुशियों का प्रतीक है।
हम बात कर रहे हैं गुड़ी पड़वा की, जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक समेत कई क्षेत्रों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा उत्सव। ये नए साल का पहला दिन माना जाता है और इसे आस्था और परंपरा का सुंदर मिश्रण कहा जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं, गुड़ी फहराते हैं और पारंपरिक पोशाक पहनकर जश्न मनाते हैं। गुड़ी पड़वा केवल एक त्योहार नहीं, ये प्रकृति के नए चक्र का स्वागत करने और जीवन में सकारात्मकता लाने का संदेश देता है। ये चैत्र महीने की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है और इसे मराठी नववर्ष की शुरुआत भी माना जाता है। गुड़ी पड़वा की सबसे बड़ी पहचान है घरों के सामने सजाई जाने वाली गुड़ी। गुड़ी यानी बांस की लकड़ी पर चमकीला कपड़ा, आम के पत्ते, फूलों की माला और ऊपर चांदी या तांबे का कलश। ये गुड़ी समृद्धि, विजय और सुख शांति का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर इसी दिन अयोध्या में प्रवेश किया था और उसी विजय के प्रतीक के रूप में गुड़ी को फहराया गया था। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक इसकी धूम देखी जा सकती है। जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जाती है, भंडारों का आयोजन होता है, रैलियां निकाली जाती हैं। गुड़ी पड़वा हमें सिर्फ पौराणिक ही नहीं बल्कि प्राकृतिक संकेत भी देता है। इस समय रबी की फसलें कट चुकी होती हैं और खेतों में नई फसलें लहरा रही होती हैं और वसंत ऋतु अपने पूरे यौवन पर होती है। प्रकृति का ये नव संक्रांति काल हर दिल में नई उम्मीदें और नई उमंगे जगाता है। गुड़ी पड़वा के दिन विशेष पकवान भी बनाए जाते हैं। इनमें पूरन पोली, श्रीखंड और नीम की पत्तियों व गुड़ का मिश्रण प्रमुख है। नीम और गुड़ का ये मिश्रण इस बात का प्रतीक है कि जीवन में मिठास और कड़वाहट दोनों को स्वीकार कर ही हम आगे बढ़ते हैं। गुड़ी पड़वा के दिन दान का विशेष महत्व होता है और इस दिन किए गए दान पुण्य को अत्यंत शुभ माना जाता है। दान से न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है बल्कि ये सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि भी लाता है। इस पर्व का संदेश भी यही है, नई शुरुआत करें, अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं और हर चुनौती को विजय के प्रतीक गुड़ी की तरह ऊंचा उठाएं। इस गुड़ी पड़वा पर नए संकल्प लें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। आप सभी को गुड़ी पड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जया सिन्हा, डीडी न्यूज। और आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूपों के पूजन का पर्व है। भारत के विभिन्न प्रांतों में नवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दौरान व्रत उपवास रखे जाते हैं और माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है। वेदों और पुराणों में आदि शक्ति की पूजा के अनेक वर्णन मिलते हैं। माँ दुर्गा अपने भक्तों को जीवन की प्रत्येक बाधा से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। तो आइए माँ दुर्गा के इन्हीं 9 रूपों के बारे में जानते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों के पूजन का महापर्व है नवरात्र। भारत के विभिन्न प्रांतों में नवरात्र बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और भारत के अलग अलग प्रांतों में दुर्गा पूजन विभिन्न तरीकों से देखने को मिलता है। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्र का आरंभ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होकर नवमी तिथि तक होता है। नवरात्र के दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों में पहला रूप है शैलपुत्री, दूसरे दिन शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे रूप में कुष्मांडा, 5वां रूप स्कंद माता, छठे रूप में कात्यायनी, सप्तमी के दिन कालरात्रि, अष्टमी के दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री के रूप में मां दुर्गा की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के 9 रूपों में पहले रूप शैलपुत्री की पूजा कर इस उत्सव का आरंभ होता है। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु।
मेरी पूर्ण होय, विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र बला। शैलपुत्री सौभाग्य की देवी हैं, उनकी पूजा से सभी सुख प्राप्त होते हैं। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, इसी कारण देवी के इस रूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी आराधना से हम सभी मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में आदि शक्ति की पूजा के अनेक वर्णन हमें मिलते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में विद्यमान है, ऐसी देवी को बारंबार नमस्कार है। इस 9 दिनों के उत्सव में बड़े बड़े पंडाल, ढोल, नगाड़ा, नृत्य और अपनी अपनी पूजा अर्चना के द्वारा सभी माँ दुर्गा के इस उत्सव की लहर में प्रवाहित हो जाते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा क्रम में शक्ति स्वरूपा, त्रिगुणात्मिका, जगत पोषिका देवी का महात्म्य अत्यंत विस्तृत है। यह शक्ति प्रत्येक प्राणी मात्र में अवस्थित होकर निखिल जगत को अपने प्रकाश से प्रकाशित और ऊर्जान्वित करती रहे। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं नवरात्रि के पावन अवसर पर मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भक्तगण सुबह से ही माता रानी के दर्शन के लिए कतारों में लगे हुए हैं। श्रद्धालु माता रानी की आराधना कर रहे हैं। इस दौरान घंटा और शंख की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 की तीव्रता वाले भयावह भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1644 हो गई है। प्राकृतिक आपदा के चलते जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच म्यांमार में कल फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। सबसे तेज झटका रिक्टर पैमाने पर 5.2 की तीव्रता वाला रहा। सेना के नेतृत्व वाली म्यांमार सरकार की ओर से जारी एक बयान के अनुसार भूकंप के कारण अब तक 1644 लोगों की मौत हो चुकी है और 3408 अन्य लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा काफी लोग लापता बताए जा रहे हैं। भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुई कई इमारतों के मलबे से और शव निकाले जा रहे हैं, जिससे मृतक संख्या और बढ़ने की आशंका है। भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के C-17 के 2 विमान 118 सदस्य वाले भारतीय सेना फील्ड अस्पताल इकाई के साथ म्यांमार पहुंच गए हैं। इसमें महिला एवं बाल देखभाल सेवाएं भी शामिल हैं। साथ ही 60 टन राहत सामग्री भी म्यांमार पहुंच गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत से कुल 5 राहत विमान म्यांमार पहुंच चुके हैं। वहीं C-130 विमान भी NDRF के 38 कर्मियों और 10 टन राहत सामग्री के साथ नैपिडो में उतरा। इन राहत सामग्री में खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। इससे पहले NDRF के 80 कर्मी भी नैपिडो पहुंच चुके थे। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने तेजी से मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। सूत्रों के अनुसार हवाई अड्डे और नौसेना के जहाजों के जरिए कुल 137 टन राहत सामग्री भेजी गई है। आवश्यकता अनुसार और भी सहायता भेजी जाएगी। पृथ्वी में तेजी से बढ़ता कचरा कई सारी चुनौतियां पेश कर रहा है। इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए 30 मार्च को इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम वस्त्रों और टेक्सटाइल में जीरो वेस्ट की ओर बढ़ना है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर कचरे का प्रबंधन और इसके निपटान के लिए स्थायी समाधान की ओर बढ़ाना है। देखिए ये रिपोर्ट। तेजी से होते शहरीकरण के कारण कूड़े के पहाड़ आम बात हो गए हैं। खेल के मैदान आज कूड़े के मैदानों में तब्दील हो चुके हैं। कचरे के पहाड़ पूरे विश्व की एक आम तस्वीर सी बन गई है। इस समस्या के प्रति जागरूक करने के लिए 30 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है, जिसे इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे के रूप में भी जाना जाता है।
वैश्विक स्तर पर हर साल 2.1 बिलियन से 2.3 बिलियन टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है। एक अनुमान के अनुसार 2050 तक सालाना कचरा उत्पादन 3.8 बिलियन टन तक पहुंच जाएगा। 2.7 अरब लोगों के पास कचरा संग्रहण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। भारत में हर साल 94 लाख टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। वहीं बहुत से कचरे का प्रबंधन और निपटान बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। कूड़े का निस्तारण और निपटान सही तरीके से ना होने के कारण कई समस्याएं पैदा होती हैं। प्लास्टिक कचरे के साथ साथ ई कचरा भी एक नई चुनौती बनकर उभर रहा है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पादों की पैकेजिंग, प्लास्टिक की बोतलें और अन्य अवशेष हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ये कचरा हमारे जल स्रोतों, मिट्टी और वायु को प्रदूषित करता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस का मुख्य उद्देश्य कचरे के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भारत में भी कचरा प्रबंधन को लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन देखे गए हैं। इसके तहत युवा पीढ़ी को कचरे से कंचन बनाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। शहरीकरण बढ़ेगा, वेस्ट जनरेशन की संभावनाएं भी बढ़ेगी, कूड़ा कचरा ज्यादा निकलेगा और आजकल जो इकोनॉमी का एक मॉडल है यूज एंड थ्रो, वो भी एक कारण बनने वाला है। नए नए प्रकार के कूड़े कचरे आने वाले, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आने वाला है। इसलिए हमें फ्यूचर की अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर करना है। हमें आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे रिसाइकल के लिए सामान का ज्यादा उपयोग हो सके। इस समस्या से निपटने के लिए 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के सिद्धांत और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत मुहिम भी इसी का एक हिस्सा है। स्वच्छ भारत मिशन के जरिए ही लोगों को न केवल अपने आसपास की साफ सफाई के लिए प्रेरित किया जाता है, बल्कि कचरा के सही तरीके से निपटान पर भी जोर दिया जाता है। इसी मुहिम का असर है कि हमें अपने समाज में स्वच्छता के प्रति गंभीरता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के जयपुर में 3 से 5 मार्च तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का भी आयोजन किया गया है। India's mission circular economy is based on 3 sound principles. First, eliminate waste and pollution. Second, circulate products and materials. And third, regenerate nature. Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, have emphasized on the need to make climate action as a participative process. इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण की ओर ठोस कदम उठाना है। जीरो वेस्ट की ओर बढ़ने के लिए हमें रोजमर्रा के जीवन में कचरे को कम करने के साथ साथ रिसाइकिल के महत्व को भी समझना होगा। तभी हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित करने के साथ साथ एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकते हैं। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ शिवांगी पांडे, DD न्यूज़, दिल्ली। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।